नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 साइंस का एक इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आए हैं। ये जो नोट्स है चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। अब ये जो नोट्स है थोड़ा-सा अलग तरीके से आप देख रहे होंगे। थोड़ा-सा हमने उसको इनोवेट करने की कोशिश करी है जिससे थोड़ा-सा इनोवेशन देखने को मिले, कुछ नया टाइप की चीज़ यहाँ पर देखने को मिले। तो गूगल जेमिनी से हम लोग ने ये पिक्चर इसमें ऐड कर दी है तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। तो पहला जो पॉइंट इसमें कहा गया इंट्रोडक्शन टू बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस। तो पहले बायोडायवर्सिटी समझते हैं होती क्या है। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है द इमेंस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटिंग डिफरेंट इकोसिस्टम्स। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तरीके की आप अगर देखेंगे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग इकोसिस्टम्स में रहते हैं अक्रॉस दी प्लैनेट। तो प्लैनेट के अक्रॉस चाहे वो माउंटेन्स पे रह रहे हों, कोरल रीफ में रह रहे हों, इसके बाद आप देखेंगे प्लेन्स में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं। तो जो भी जानवर, जो भी कह सकते हैं पशु पक्षी, जो भी प्लांट्स हैं, वो सबके सब उनकी जो वैरायटी वो क्या कहलाती है, बायोडायवर्सिटी। मतलब वो लिविंग होने चाहिए। ठीक है। अब बात आती है इस बायोडायवर्सिटी की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे ओशन एल्गे की देखी जाए तो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ओशन में जो एल्गे पाया जाता है ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं ये। और मेनली ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में हम लोग को ऑक्सीजन मिलती है उसका बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है ये हम लोग को ओशन एल्गे से मिलता है। डिकम्पोजर्स देखेंगे, ये भी बायोडायवर्सिटी में आते हैं। डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें मेनली दो चीजें आप देखेंगे, एक फंगाई देखेंगे और एक बैक्टीरिया देखेंगे। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं और फर्टाइल मैन्योर बनाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, और क्या क्रिएट करते हैं, तो ये मैन्योर क्रिएट करते हैं। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनेटर्स की बात करते हैं। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ऐसे एनिमल्स या ऐसे जो जीव जंतु होते हैं उन्हीं को पॉलिनेटर्स कहा जाएगा। जैसे बर्ड्स हो गई, ठीक है, आप देख सकते हैं पॉलिनेशन कर रही हैं ये बर्ड्स, इस प्लांट पे मतलब इस फूल पे बैठेंगी, पॉलिनेशन करेगी। बी हो गया, बी मतलब मधुमक्खी हो गई, दिखाई पड़ रही होगी। बैट्स हो गए, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इनेबल प्लांट रिप्रोडक्शन, और इस तरीके से प्लांट में रिप्रोडक्शन भी हो पाता है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। फार्मर प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी। तो फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखते हैं। क्योंकि आज आपको पता होगा बहुत जगह ड्रॉट्स आती हैं, पेस्ट आते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स क्रिएट किए जाते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जिससे क्रॉप फेलियर ना हो सके। तो एग्रीकल्चर इन सब में इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। तो ओशन एल्गे हो गया, डिकम्पोजर हो गया, पॉलिनेटर्स हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये आपको पता होगा। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है, इंडिया एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो इंडिया में कौन कौन सी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स हैं उसके बारे में इसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लीजिए एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। एंडेमिक का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में कोई चीज अगर पाई जाती है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। तो स्पीशीज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। तो मतलब ऐसी स्पीशीज जो केवल एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। बाकी ये नेचुरली कहीं और नहीं पाई जाएगी। देखिए नेचुरली नहीं पाई जाएगी, आर्टिफिशियली उसको कहीं भी जाके प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, ये जो बना है इसको नीलगिरी तार कहते हैं। नीलगिरी थार कहते हैं इसको। ये मेनली नीलगिरी, जो आपको पता होगा नीलगिरी माउंटेन्स है या नीलगिरी जो हिली रीजन है वहाँ पर ये पाया जाता है। लॉयन टेल मकाऊ, ये एक तरीके का बंदर होता है। ये भी मतलब वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, मतलब कुछ ही रीजन से पाया जाता है जैसे वेस्टर्न घाट्स है, तो वहाँ के लिए ये एंडेमिक स्पीशी है। इसके बाद निपेंथिस खासियाना जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, तो ये भी क्या है, एक अगर आप देखेंगे एंडेमिक स्पीशी। और नील कुरुंजी, ये नीलगिरी में पाया जाता है, तो ये भी एक एंडेमिक स्पीशी है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में ये पाए जाते हैं। बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की। तो रीजन्स विद, ये होते क्या है पहले तो ये बताया गया है। तो एक्सेप्शनल नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, तो मतलब ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए एक कंडीशन है, दैट हैव फेस्ड सीवियर हैबिटेट लॉस। मतलब ऐसी, मतलब वो जो रीजन्स होने चाहिए वहां पर हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा अगर हो गया होता है तो उनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो ग्लोबल हॉटस्पॉट इन अराउंड इंडिया, मतलब इंडिया के आसपास जो हॉटस्पॉट्स हैं, तो पहला तो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स
कलर किया गया ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन है। इंडो बर्मा, ये जो पूरा आपको रीजन दिखाई पड़ रहा है ये इंडो बर्मा है। ये भी आपका वेस्टर्न घाट्स, मतलब ये भी एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का। हिमालयाज़ आपको पता होगा, हिमालय जो रीजन है वो पूरा का पूरा क्या है, चाहे वो नेपाल में पड़े चाहे इंडिया में पड़े, ठीक है, वो सबका सब क्या है, हॉटस्पॉट रीजन है। सुंदालैंड जो है उसमें निकोबार आइलैंड भी आते हैं, ठीक है, तो इंडो सुंडालैंड जो है इधर पूरा निकोबार आइलैंड भी आ जाएगा, वो सब भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का रीजन है। साइंटिफिक ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, इसमें देख लेते हैं तो एंशिएंट इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है अभी तक इससे रिलेटेड, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो संगम तिनाई क्लासिफिकेशन किया गया था, जो संगम लिटरेचर है वहां पर थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो एंशिएंट साउथ इंडियन ट्रेडिशन क्लासिफाइंग लैंडस्केप एंड बायोटा बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल ट्रेड्स, तो मतलब क्या कहा गया कि साउथ इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो संगम लिटरेचर है, वहां पर लैंडस्केप का क्लासिफिकेशन किया गया है बायोटा एंड बायोटा बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल ट्रेड्स। बायो मतलब बायोम या बायोटा का क्लासिफिकेशन किया गया है इकोलॉजी के हिसाब से, जैसे माउंटेन, फॉरेस्ट, ठीक है, इसके बाद डेजर्ट, कोस्ट, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। ऋग्वेद और बृहद संहिता में भी अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, वो कहाँ रह रहे हैं, कि वो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रह रहे हैं कि पानी में रह रहे हैं, तो एक्वाटिक कहा गया। हवे में अगर रहते हैं तो एरियल है, जैसे बर्ड्स हो गई, ठीक है। बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, इकोलॉजिकल रोल के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन बृहद संहिता में या ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद सेक्रेड ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या होते हैं, तो ये ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस प्रिजर्विंग नेटिव लोकल हैबिटेट्स, मतलब क्या है, मतलब ये एक पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं, एक रीजन्स होते हैं जहाँ पर नेटिव लोग क्या करते हैं, उन हैबिटेट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं और उनको बहुत ही सेक्रेड मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी एक दी गई है, तो पाके टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 300 बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उसको हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा बचा रह गया था, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट दिया गया इसी में, हॉर्नबिल एंड कैविटी ट्रीज, ये इसमें किस तरीके का रिलेशन है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 4 हॉर्नबिल की स्पीशीज देखने को मिलती है, ये यहाँ की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। जो पाके टाइगर रिजर्व है यहाँ पर 4 हॉर्नबिल की स्पीशीज देखने को मिलती है। रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल मिलेगा, इसके बाद ओरिएंटल पीड मिलेगा, ग्रेट एंड रेथ्ड हॉर्नबिल, मतलब ये 4 तरीके के हॉर्नबिल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये देख लीजिए, इसकी फोटो भी बनी हुई है। highlights how large old cavity trees are critical for nesting and fruit supply। और क्या करते हैं ये हॉर्नबिल, अब ये जो बहुत पुराने बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसी में अपना घर बना लेते हैं और इसी में नेस्ट बनाते हैं, इसी में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो पेड़ हैं, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है उसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में बात करी है, किसने करी है, एरिस्टोटल ने करी है। तो एरिस्टोटल ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया, पहले तो ये देख लेते हैं। तो इन्होंने 4th बीसी में ही क्लासिफिकेशन कर दिया था। इन्होंने एनिमल्स को ग्रुप किया है स्ट्रिक्टली बाय हैबिटेट, तो कहाँ वो रहते हैं उस हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जैसे लैंड में रह रहे हैं कि वाटर में रह रहे हैं कि एयर में रह रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल ट्रेड्स हैं उनकी, उसके हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। इन्होंने इनकी लिमिटेशन क्या है, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया उसकी लिमिटेशन ये थी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उससे रिलेटेड कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से भी रिलेटेड कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इनका। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किसने किया, तो कैरिलस लाइनियस ने किया है टू किंगडम। इन्होंने मेनली एक बताया प्लांट और एक बताया एनिमल। कब किया इन्होंने, 1758 में किया है, बात याद रखिएगा। इन्होंने मेनली लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट में जो फिक्स्ड है और ऑटो, मतलब अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं प्लांट, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, वो मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। कुड नॉट क्लासिफाई, अब देखिए ये क्या नहीं क्लासिफाई कर पाए, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी क्या डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस है,
कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उसने कुछ नहीं बताया, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बता पाए थे। जैसे अमीबा कहाँ पे रखा जाएगा प्लांट में कि एनिमल में, नहीं बता पाए। यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके बारे में नहीं बता पाए। तो ये अमीबा है, ये यूग्लिना, और ये जो बैक्टीरियाज बने हुए हैं। इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो 1866 में हुई थी, ये अर्नस्ट हैकेल ने करी थी। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने प्लांट और एनिमल में एक और नया जोड़ दिया था, क्या, प्रोटिस्टा को जोड़ दिया था। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम इन्होंने क्या दे दिया, मतलब किस किंगडम में इन्होंने रखा, प्रोटिस्टा में इन्होंने रख दिया। तो ग्रुप्ड, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, ग्रुप्ड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टुगेदर। इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दोनों को ही प्रोटिस्टा में रख दिया था। तो ये भी लिमिटेशन हो गई किसकी, अर्नस्ट हैकेल की थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन 1938 में आया। ये कौन लेके आया, तो हर्बर्ट कोपलैंड लेके आए थे। इन्होंने प्रोटिस्टा तक हो गया था, तो इन्होंने किसको ऐड कर दिया था, मोनेरा को ऐड कर दिया था। और मोनेरा इन्होंने क्या बताया कि जो मोनेरा होगा वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होंगे। मतलब प्रोकैरियोटिक आपको पता होगा जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस रखते हैं, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो बताया कौन होंगे, मोनेरा होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी लिमिटेशन क्या है, तो फंगी जो था, फंजाई जो था, वो अभी भी मिसक्लासिफाइड रहा और उसको क्या माना गया, प्लांटे में माना गया। अब आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया है, रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टू किंगडम वाला है, कैरलियस लाइनियस ने दिया था, और फाइव किंगडम है जो रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया है। रॉबर्ट एच विटेकर ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, फंगाई की। तो इन्होंने पांच में डिवाइड कर दिया है लाइफ को। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, प्लांट हो गया, और एनिमल हो गया। तो अब इसकी भी लिमिटेशन है, एक्सक्लूड्स ए सेलर एंटाइटीज लाइक वायरस। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे वायरस है, ए सेलर, उसमें कुछ मतलब सेल्स एब्सेंट होते हैं, वो एक तरीके से जब वो बॉडी के बाहर होता है, होस्ट के बाहर होता है, वो नॉन लिविंग होता है। जब होस्ट के अंदर चला आता है तो लिविंग हो जाता है। तो ये बात इन्होंने इंक्लूड नहीं करी है, तो ये भी इनकी एक लिमिटेशन है। थ्री डोमेन की बात करी जाए, 1977 में आया था, तो इन्होंने किसने दिया है, कार्ल वोज ने दिया है। ठीक है, इन्होंने डीएनए डीएनए के हिसाब से, और ये डीआरएनए नहीं होगा, डीएनए होगा, डीएनए और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए डेटा को यूज किया है, और उसको उसके हिसाब से लाइफ को स्प्लिट कर दिया है बैक्टीरिया में, आर्के में, और यूकेरिया में। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में इन्होंने स्प्लिट किया था, बैक्टीरिया, आर्के और यूकेरिया। अब यहाँ पर तीन स्प्लिटिंग हुई थी, यही इसका है। इसके बाद आते हैं विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हम लोग को मेनली अच्छे से पढ़ना होता है। तो फाइव किंगडम इस क्लासिफिकेशन में जो विटेकर ने दिया था, उसमें पहला किंगडम जो है वो मोनेरा है। तो मोनेरा में किसको रखा गया था, यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। इनके फीचर्स क्या हैं, अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक हैं तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, हर जगह पाए जाएंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं। ठीक है, जो गीजर्स होते हैं यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, बहुत गर्म गर्म पानी की भाप यहाँ से निकलेगी, तो ये हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पे पाए जाएंगे। एसिड के वेंट्स में पाए जाएंगे, गट ऑफ रमिनेंट्स इनमें पाए जाएंगे, जो स्टमक होता है इसके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल आपको दे दिया गया है, ये किस तरीके के होंगे। तो देखिए न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके के होंगे, ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, तो ये उसका डायग्राम बना हुआ है। और आर्के बैक्टीरिया या आर्के जो है वो भी मोनेरा का ही एग्जाम्पल है। तो मोनेरा याद रखिएगा बैक्टीरिया से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जिससे साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड एक फैक्ट है, प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन वाया फोटोसिंथेसिस। तो साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी थी फोटोसिंथेसिस के थ्रू 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो 2.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले, मतलब इतने साल पहले जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है वो किसने करी है, साइनोबैक्टीरिया ने। और उसी से ही अर्थ का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं डेवलप हो पाई है। फॉसिल्स अभी भी प्रिजर्व हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स के फॉर्म में, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसके बाद राम बख्श सिंह के बारे में बताया गया है, ये कौन है, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस याद रखिएगा, राम बख्श सिंह कहलाते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो बात आती है, इन्होंने पहली बार
इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो पहला साइंटिफिक बायोगैस प्लांट इन्होंने सेटअप किया था 1957 में, और कहाँ सेटअप किया था? सीतापुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर सेटअप किया था। रामबख्श सिंह का आप नाम याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। ये भी यूनिसेलर है, लेकिन ये प्रोकैरियोट ना होके ये क्या है? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है। अच्छा, बायोगैस प्लांट क्या करता है? ये जो बायो वेस्ट होता है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? मीथेन गैस में। ठीक है, मीथेन गैस और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस होती हैं जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बायोगैस के। ठीक है, इससे मीथेन गैस को यूज किया जाता है बर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। अच्छा, फीचर्स देख लीजिए प्रोटिस्टा के फीचर्स क्या-क्या हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि सिंगल सेल्ड ये भी होता है, लेकिन यूकेरियोट होता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा। मॉइस्ट और एक्वाटिक एनवायरनमेंट दोनों में ही ये रह सकता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी होगा, मतलब अपना खाना खुद भी बना लेगा, और हेटेरोट्रॉफिक भी होगा, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट भी होगा। प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे अमीबा, ये आप देख सकते हैं अमीबा है। पैरामीशियम हो गया, ये पैरामीशियम हो गया। यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास, ठीक है, तो यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास ये भी होते हैं प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं, फंगाई पे आते हैं। फंगाई से रिलेटेड क्या है? तो ये मल्टी सेलर होता है। तो MULTI मल्टी सेलर होता है, बात याद रखिएगा, इसमें एक से ज्यादा सेल्स देखने को मिलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होगा फूड के लिए, खुद अपना खाना नहीं बना पाएगा। और साथ ही साथ यूकेरियोट होता है। यूकेरियोट का मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट फीचर होती है फंगाई की, इसका जो सेल वॉल होता है ये चिटिन का बना होता है या काइटिन का बना होता है। सेप्रोट्रॉफिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ से? डीकेइंग मैटर वाया थ्रेड लाइक माइसीलियम। तो इसके अंदर मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो थ्रेड की तरह माइसीलियम्स होते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन किस चीज से? जो सड़ी गली चीजें होती हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे एस्परजिलस आपसे पूछा जा सकता है इसके किस किस किंगडम में है? तो ये फंगाई होता है, फंगाई किंगडम में है। पेनिसिलियम ये भी फंगाई किंगडम का है। पेनिसिलियम आपको पता होगा, इसी से पेनिसिलिन बनती है, और पेनिसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद मशरूम जो है ये भी एक तरीके का फंगाई होता है, तो आप देख सकते हैं मशरूम बने हुए हैं। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस में क्या दिया गया? यीस्ट जो है यूनिसेलर फंगस है, चिटिन सेल वॉल्स होती हैं इसमें। ठीक है, हमने क्या देखा था? फंगाई जो होते हैं मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन यीस्ट याद रखिएगा यूनिसेलर फंगस होता है, लेकिन सेल वॉल इसकी चिटिन की ही बनी हुई होती है। लाइकेन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइकेन में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसका किसका होता है लाइकेन में? तो एल्गे का होता है। तो एल्गे ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये फूड को प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ फंगस होती है। फंगस हेट्रोट्रॉफिक होती है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। वो क्या करती है? एल्गे को प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करती है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जगह प्रोवाइड करती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। लाइकेन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है, बायो इंडिकेटर की तरह काम करता है। एयर क्वालिटी बताता है कहीं की, मतलब अगर मान लीजिए कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, तो वहां पर ये लाइकेन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो लाइकेन कांट लिव इन पोल्यूटेड एरियाज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राफ टाइप का बना के बता दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है आपको बताई गई है कि एक ही जगह दोनों रहेंगे। एल्गे ऊपर है, नीचे क्या है? फंगस है। अब ये एल्गे और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही क्या कहलाएगा? लाइकेन कहलाएगा। एल्गे क्या प्रोवाइड कर देगा? फूड प्रोवाइड कर देगा फंगस को, और फंगस क्या करेगा? उसको रहने की जगह दे देगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अब बात करते हैं प्लांटे की, ये थोड़ा सा बड़ा किंगडम है। मल्टी सेलर होते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब अपना खाना है खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस होगा इनके अंदर। प्लांट पजेस सेल्यूलोज सेल वॉल्स। तो सेल वॉल्स होती हैं प्लांट में, जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, सबको पता होगा। प्लांट जो भी होते हैं, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। 5 मेजर ग्रुप में प्लांट को डिवाइड किया गया है। तो पहले तो 2 ग्रुप समझ लीजिए। तो एक क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स को क्या कहा जाता है? नॉन सीड बियरिंग, मतलब इनमें सीड नहीं होती है। और फेनेरोगैम्स होते हैं सीड बियरिंग, इनमें सीड्स आपको देखने को मिलेगी। क्रिप्टोगैम्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। ठीक है, ये हो गया थैलोफाइटा, ये हो गया ब्रायोफाइटा, और ये जो है ये टेरिडोफाइटा बने हुए हैं।
फेनोरोगैम्स जिनमें सीड होती है उसमें जिम्नोस्पर्म है और दूसरा क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। इसमें सीड्स जो होगी नेकेड सीड होगी और इसमें सीड जो होगी वो कवर्ड सीड होगी। देख सकते हैं ये फल है और इसके अंदर सीड्स होती हैं। चलिए अब एक-एक करके सबको देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा जो है वो मतलब एल्गे को ही एल्गे थैलोफाइटा कैटेगरी में आता है। बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड थैलस। तो बॉडी जो है एक अनडिफरेंशिएटेड थैलस के फॉर्म में होगी। इसमें कोई ट्रू रूट नहीं होगा, कोई स्टेम्स नहीं होंगे, कोई लीव्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसमें कोई ट्रू रूट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे एल्गे में, कोई आपको स्टेम नहीं देखने को मिलेंगे, कोई आपको पत्तियां भी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन है ये पेड़ की कैटेगरी में ही। ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। डायरेक्ट गैस न्यूट्रिएंट एक्सचेंज ये करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये न्यूट्रिएंट और गैस का एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा किस कैटेगरी में आएगा, थैलोफाइटा की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं जैसे बैक्टीरिया, तो इन सब पे हमको फिलहाल नहीं जाना, यही आप एक एग्जाम्पल समझे रहेगा। स्पाइरोगाइरा इस पे मत जाइए, बेकार है भी। ठीक है, अब आते हैं ब्रायोफाइटा पे। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब एम्फीबियन क्या होते हैं, जो पानी के अंदर भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लैंड कोलोनाइजेशन। तो लैंड में रहने वाले जो पहले प्लांट आए उनको क्या कहा गया, ब्रायोफाइटा कहा गया। बट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन इनको वाटर की जरूरत होती है किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एंकर्ड बाय रूट्स लाइक राइजोइड्स। तो ये रूट्स जो होते हैं इनमें राइजोइड्स होता है, जिससे रूट्स अंदर जकड़े हुए होते हैं। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मर्केंटिया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मर्केंटिया होता है और मॉसेस होते हैं, MOSSES, मॉसेस होते हैं। ठीक है, MOSSES, मोजेस। तो मर्केंटिया और मॉसेस जो हैं ये किसके एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो फर्स्ट लैंड प्लांट विद, अब देखिए ये पहले लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें क्या क्या चीजें हैं, ट्रू रूट्स आपको देखने को मिलेगा, स्टेम्स देखने को मिलेगी, लीव्स देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम भी देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा में। ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वाटर रिक्वायर्ड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और एग्जाम्पल क्या है, फर्न्स है। तो फर्न्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनको वाटर के लिए मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और फर्न इसका इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जिम्नोस्पर्म की बात करी जाए तो इनके अंदर नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, ये अडेप्टेड, ये कहाँ रहते हैं, मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो कोल्ड और ड्राई हैबिटेट्स में पाए जाएंगे। और इनकी जो लीव्स होगी वो नीडल की तरह होती है, बहुत सुई की तरह इनकी लीव्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोड्यूस सीड्स एक्सपोज्ड ऑन कोन्स, नो फ्रूट कोटिंग, एग्जांपल पाइन्स और साइकेट्स। तो पाइन और साइकेट जो है वो इसके अच्छे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। मेनली इसमें हम लोग को एग्जांपल ही है जो हमसे पूछा जा सकता है, और एक आध जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें एक और बात ये थी कि जो सीड्स होती हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को, लेकिन ये सीड्स जो है वो किससे एक्सपोज्ड होती हैं, कोन से एक्सपोज्ड होती हैं, एक्सपोज्ड ऑन कोन्स। ठीक है, तो फ्रूट कोटिंग, यहाँ पे फ्रूट की कोटिंग नहीं देखने को मिलेगी सीड्स पे, ये सीधे सीधे आपको कोन्स पे ही देखने को मिलेगी सीड्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीड्स यहाँ पे डायरेक्ट बनी हुई है, तो ये कोन्स पे ही आप देखेंगे रखी हुई है, अंदर सीड्स हैं, कोई फ्रूट नहीं है इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रूट है उसके अंदर सीड्स है, तो यहाँ पे कोई फ्रूट नहीं है, ये सीड्स बाहर ही बाहर हैं सब। ठीक है, अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनमें, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो ये सब किसमें होंगे, एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। ठीक है, अब फ्लावर क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रूट के अंदर क्या होता है, तो ये मेनली सीड को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रूट। ठीक है, तो फल का काम क्या है, मेनली वो सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, और इसी फिर सीड को, ये बे सीड मान लीजिए जमीन में गिरेगी, सॉइल में चली जाएगी, फिर इसके अंदर मतलब फिर से नया पेड़ उग जाएगा। क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स बेस्ड ऑन सीड लीव्स। तो सीड के हिसाब से जो है वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसको मोनोकॉट और डाइकॉट्स के हिसाब से डिवाइड किया था। एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर हो गया, सनफ्लावर हो गया, तो ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स है।
अब बात करते हैं हम लोग एनिमेलिया पे आएँगे। एनिमेलिया जो है वो मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो इसमें भी एक से ज़्यादा सेल देखने को मिलेंगे और हेटेरोट्रॉफ होंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएँगे। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो किसके हिसाब से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। बात आती है नोटोकॉर्ड क्या है? तो एक फ्लेक्सिबल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है। तो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब एनिमेलिया को हम लोगों ने डिवाइड कैसे-कैसे किया है? तो पहला है इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा कॉर्डेट्स, ठीक है? अब इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो पॉरीफेरा से इनकायोडर्म्स तक देखने को मिलेंगे। तो इन्वर्टिब्रेट्स कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगे? पॉरीफेरा से इनकायोडर्म्स तक। अभी हम आगे देखेंगे तो वो सब क्या होंगे? इनवर्टिब्रेट्स होंगे, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा। और कॉर्डेट जो होंगे वो प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स, इन 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है फर्दर। पहला प्रोटोकॉर्डेट्स हो जाएँगे और दूसरे क्या हो जाएँगे? वर्टिब्रेट्स हो जाएँगे। अब प्रोटोकॉर्डेट्स क्या हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स में टेम्परेरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? ट्रू बैकबोन या ट्रू नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होता है। बैकबोन प्रेजेंट होती है जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग एक-एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स है, पहला नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बात हो रही है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। तो पहला दे दिया गया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पॉन्ज, ठीक है? स्पॉन्ज जो है पॉरीफेरा है, सेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी फुल ऑफ पोर्स। तो इसके अंदर इसकी जो बॉडी होती है वो पोर्स से बहुत सारे इसमें होते हैं, ठीक है? वाटर फिल्टरिंग में हेल्प करते हैं ये। तो इस तरीके से पॉरीफेरा हो जाएगा। इसके बाद नाइडेरिया के बारे में बात करते हैं। जो हाइड्रा है और जेलीफिश होती है नाइडेरिया में आएगा। इसमें सी साइलेंट होता है, ठीक है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टेंटिकल्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं ना जो निकले हुए ना, इसी को टेंटिकल्स कहते हैं। विद स्टिंगिंग सेल्स फॉर फीडिंग, ठीक है? तो टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं और इसी से लोग अपना खाना-वाना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात करेंगे। जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स है, प्लैटीहेल्मिन्थेस प्लेटफ़ॉर्म की तरह हो जाएगा ये। इसको प्लेटफ़ॉर्म भी मेनली कहते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें। इसमें हेड देखने को मिलेगा। हेड और टेल मतलब ओरिएंटेशन अलग-अलग इसमें देखने को मिलता है। पैरासिटिक फॉर्म्स हैव हुक्स एंड सकर्स। तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं, उसमें हुक्स और सकर्स भी सक करने के लिए मतलब जो सकर्स होते हैं उस फॉर्म में उसमें देखने को हम लोग को मिलते हैं। मतलब ये हुक्स भी होंगे और सकर्स भी होंगे, ठीक है? मतलब हुक और सकर्स भी इसमें देखने को मिलेगा जो पैरासाइट्स होंगे। नेमाटोडा की बात करें, नेमाटोडा क्या होते हैं? इनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। इनकी बॉडी जो होगी वो सिलिंड्रिकल होगी, सिलेंडर शेप में होगी और साथ ही साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें कंप्लीट होगा विद 2 ओपनिंग्स। इसमें 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती है, एक माउथ की ओपनिंग होती है और एक एनस की ओपनिंग होती है। बात करते हैं एनेलिडा की, जैसे केचुआ है, तो सेगमेंटेड वर्म के फॉर्म में होते हैं ये। तो राउंड वर्म नेमाटोडा होता है, सेगमेंटेड वर्म क्या होता है? एनेलिडा होता है। तो आपको ब्रैकेट वाली चीजें लिखी हुई याद रखनी है। इसमें जो बॉडी है वो रिंग लाइक बॉडी सेगमेंटेशन, तो देखिए रिंग्स बनी हुई हैं बॉडी पे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है? सीलोमिक कैविटी, कैविटी देखने को मिलेगी। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम इसमें देखने को मिलता है और एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है इसमें? अर्थवॉर्म है। आर्थ्रोपोडा की बात अगर करी जाए, आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा में कौन-कौन आ जाएगा? इंसेक्ट आ जाएँगे, क्रैब्स आ जाएँगे, स्पाइडर्स आ जाएँगे। याद रखिएगा एक बात ये है कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जॉइंट अपेंडेजेस, इनके जो अपेंडेजेस होते हैं जॉइंट होते हैं, ठीक है? एंड अ रिजिड चिटिनस एक्सोस्केलेटन, बाहर का आप एक्सोस्केलेटन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है? तो चिटिन का बना होता है मेनली ये। तो ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मोलस्का की। तो मोलस्का क्या होते हैं? तो स्नेल हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये मोलस्का में आएँगे। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है? लेकिन स्नेल अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्या होती है? हार्ड कैल्शियम की एक शेल होती है, तो कैल्केरियस शेल होती है, जो बहुत ही हार्ड होती है, जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो स्नेल हो गया, ठीक है? इसी तरीके से ऑक्टोपस हो गए, सब मोलस्का में आते हैं। अब एन्कायोडर्मेटा की बात करी जाए तो स्टारफिश हो गए, सी अर्चिन्स हो गए, आप देख सकते हैं स्टारफिश बना हुआ है तो एन्कायोडर्मेटा में आएगा। स्पिनी स्किन्ड मरीन एनिमल्स हैं विद एन इंटरनल कैल्शियम कार्बोनेट सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो देखिए इनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इंटरनल कैल्शियम कार्बोनेट का सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है?
स्पिनी स्किन्ड मरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब ये मेनली पानी में ही पाए जाते हैं, बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो यहाँ तक के थे। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स याद रखिएगा, इन्वर्टिब्रेट्स कहाँ तक है, हमारे एक इनकायोडर्मेटा तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स पे आते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स को एम्फिक्सियस एम्फी एम्फ्यूजस एम्फियोक्सस इसको कहेंगे। इसमें नोटोकॉर्ड होता है ड्यूरिंग एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब एक स्टेज तक इसके पास नोटोकॉर्ड होगा। ठीक है, बॉडी के मतलब जरूरी नहीं कि लाइफ के हर स्टेज में नोटोकॉर्ड हो, लेकिन कोई ना कोई एक स्टेज जरूर ऐसी होगी जिसमें इसके पास नोटोकॉर्ड होगा। वर्टिब्रेट क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी वो, मतलब बैकबोन बन जाएगी, जो ह्यूमन बींग्स में मेनली देखने को मिलती है। 5 यहाँ क्लासेस देखने को मिलेंगी वर्टिब्रेट की, जैसे फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल। तो हम लोग मैमल में आते हैं, तो फिश हो गया, ठीक है, रेप्टाइल हो गई, बर्ड हो गया, मैमल हो गया, ये जो चूहा है भी मैमल ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, तो बात याद रखिएगा कि वर्टिब्रेट में हो क्या रहा था, वर्टिब्रेट में हो रहा था कि नोटोकॉर्ड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया था। और प्रोटोकॉर्डेट में क्या था कि किसी एक लाइफ के किसी एक स्टेज में, कम से कम एक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। अब आते हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग। तो पहले तो समझ लीजिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होती है और लास्ट में क्या आती है, स्पीशीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, किंगडम है, फिर फाइलम है, फाइलम में आप एनिमल देखेंगे। ठीक है, इस फाइलम को डिवीजन भी कह सकते हैं, एनिमल और प्लांट, इस फॉर्म में देखने को मिलता है। फाइलम एनिमल हो गया तो प्लांट होगा, फिर क्लास आएगी, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीशीज आएगा। ये फुल दिया है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, जैसे के पी, ठीक है, COFGS, KPCOFGS, ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं कि सबसे पहले किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और फिर लास्ट में क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं वो क्या है, स्पीशीज है। तो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, स्पीशीज कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया, तो ये कैरेलियस लाइनियस ने दिया था। 2 पार्ट स्पेसिफिक नेम रूल्स। तो जीनस नेम होता है, किसी भी नाम में अगर आप देखेंगे तो जीनस नेम देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, स्पीशीज का नेम देखने को मिलेगा। जीनस का नेम याद रखिएगा कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होगा, और स्पीशीज का नेम जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जिसको लोअर केस कहते हैं, छोटे वर्ड से स्टार्ट होता है। हमेशा 2 पार्ट इसमें होंगे, पहला जीनस नेम और दूसरा स्पीशीज नेम। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके 2 यूनिक पार्ट होते हैं, जो किसमें लिखे आते हैं, लैटिन में लिखे आते हैं। ठीक है, प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। जब हम लोग हाथों से अपने लिखते हैं तो उसको इटैलिक से लिखा जाएगा और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो टाइगर जैसे लिखा हुआ है, तो टाइगर को पैंथेरा टाइगरिस कहते हैं। तो पैंथेरा में देखिए पी कैपिटल है और टी जो है टिग्रिस वो स्मॉल है। तो पहले क्या था, जीनस था, और लास्ट में क्या है, स्पीशीज है। तो किस जीनस का है ये, पैंथेरा जीनस का है, लेकिन स्पीशी कौन सी है, टाइग्रिस है। मैंगो में देखा जाए तो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, तो एम कैपिटल हो गया, तो मैग्नीफेरा जो है वो जीनस है, इंडिका जो है वो इसकी स्पीशीज है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फिगर्स, फॉसिल एंड कंजर्वेशन केस स्टडीज। तो बीरबल साहनी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्सन है, एमिनेंट पर्सन है, पैलियो बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज इन लखनऊ इसको मतलब एक तरीके से सेटअप किया था। स्टडिंग फॉसिल प्लांट फॉसिल टू कनेक्ट एंशियंट एंड मॉडर्न फ्लोरा। इन्होंने मेनली प्लांट फॉसिल्स को पढ़ा, स्टडी करी, और एंशियंट और मॉडर्न फ्लोरा को इन्होंने एक तरीके से कनेक्शन बताया, क्या कनेक्शन है इसमें। ये आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ पे लखनऊ है, यहीं पे BSIP जो कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज है, ये लोकेटेड है। ठीक है, पर्पल फ्लॉक की बात करी जाए, ये क्या होता है, तो इसका जो नाम है वो कुछ ये नाम है इसका साइंटिफिक नेम। ये एंशियंट एम्फीबियन लाइन डिस्कवर्ड टू इन 2003। तो ये 2003 में डिस्कवर हुआ था केरला में।
इसको नाम दिया गया है सह्याद्री के बाद में, मतलब सह्याद्री जो आपको पता होगा वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, तो उसी के नाम पे इसका नाम भी आप देख सकते हैं, सह्याद्री में पाया गया था, तो सह्याद्रीज के नाम पे ही इसको नामकरण इसका किया गया है। ठीक है। लिव्स अंडरग्राउंड मोस्ट ऑफ द ईयर, तो मतलब ज्यादातर टाइम पे ये हमारे अर्थ के नीचे ही रहता है, मतलब पृथ्वी के सतह के नीचे ही रहता है, सरफेस के नीचे रहता है ये आप देख सकते हैं, ये पर्पल फ्रॉग है। ठीक है। तो ये मेनली इन सारे रीजन्स में पाया जाता है, जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन है यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे संगाई डियर की और फुमडीज की। तो संगाई डियर ये है, और फुमडीज के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ये क्या होता है। तो फुमडीज क्या है, तो फुमडीज लोकल बेड्स ऑफ सॉयल, लोकल बेड्स ऑफ सॉयल, ऑर्गेनिक मैटर एंड वेजिटेशन इन लोकटक लेक। तो एक तरीके की वेजिटेशन है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि लोकटक लेक में हम लोग को देखने को मिलता है, जो मणिपुर में है। ठीक है। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, या केबुल लमजाओ पार्क इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क याद रखिए कहाँ पर है, मणिपुर में। और यहाँ पर फुमडीज बहुत फेमस है। फुमडीज क्या है, फ्लोट करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एक तरीके की वेजिटेशन है जो लोकटक लेक में पाई जाती है। और यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो संगाई डियर देखने को मिलता है, इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो ये डांसिंग डियर जो संगाई डियर है, ये कहाँ पाया जाएगा, लोकटक लेक में पाया जाता है। ठीक है। जो फुमडीज है उसी के ऊपर ये रहते हैं, और वहीं पे बढ़िया अपना खाते पीते हैं। इसमें एक बात याद रखनी है कि एंडेमिक होते हैं, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाएंगे ये। इंडेंजर्ड होते हैं, इंडेंजर्ड डियर स्पीशीज हैं दैट लिव्स ऑन फुमडीज, फुमडीज पे ये रहते हैं। वायरस की बात कर लेते हैं। वायरस सभी हम लोग ने देखा था, उसके बारे में एक छोटी सी बात दी गई है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे आर acellular and display no biological activity or cellular organization outside a living। मतलब हमने आपको बताया था जब ये बॉडी के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, ये लिविंग नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से वायरस को अलग रखा है, क्योंकि जब ये शरीर के बाहर होते हैं, होस्ट के शरीर के बाहर होते हैं, तो इनमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ये डेड की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम लोग को इनको लिविंग के रूप में नहीं देखते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बताइएगा ये हमारा नया जो पैटर्न हम लोग ने आज फॉलो किया है वो कैसा आपको लगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।